आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे बेटे, आज जैसा कि आपके इल्म में है कि आपकी फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक आ गई है। कराची बोर्ड जो पेपर अब होगा 2024 में वो न्यू बुक से होगा। तो मैं यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 5 है आपका, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, इनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक पैकेज आज बना रहा हूँ कि इसमें हम शुरू के 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे और एक मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस चैप्टर के कवर करेंगे। आप तमाम को मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल्स आपके लिए जब भी आसान होंगे जब आप इनको बार बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस उम्मीद के साथ कि आपकी नज़र अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर होंगी, अपनी तैयारी आप प्रॉपर अंदाज में कर रहे होंगे। आइए हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करते हैं। तो बेटे, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है चैप्टर 5 का। आइए सवाल को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन आपको दी गई है क्वेश्चन में। तो सवाल कुछ ये है कि अ मैन पुल्स अ ट्रॉली, यानी कि आदमी ट्रॉली को खींच रहा है और उसने डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर के फासले तक इस ट्रॉली को खींचा गया, उस पर फोर्स लगाई गई 50 न्यूटन की। और यहाँ ही बताया जा रहा है कि जो फोर्स लगाई गई है उस आदमी की जानिब से वो पैरेलल नहीं है ट्रॉली की, बल्कि एंगल बना रही है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि फोर्स एक एंगल पे लग रही है। और अब सवाल ये है कि बताइए उस आदमी ने ट्रॉली को खींचने में कितना वर्क किया है। आपको वर्क मांगा जा रहा है। तो सवाल का डेटा बना लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, एस दे दिया है आपको, फोर्स आपको दी गई है 50 न्यूटन की, एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री का, और आपसे कह रहे हैं कि बताइए जो मैंने वर्क किया उसको निकालिए। तो एज यू नो, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर क्योंकि एंगल गिवन है, फॉर्मूला दें वर्क का एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एफ गिवन है आपको 50 न्यूटन, एस दिया हुआ 10 मीटर और एंगल आपको दिया हुआ 60 डिग्री, जो कॉस 60 डिग्री होता है 0.5। 50 और 10 मल्टीप्लाई हो गया 500, और अब 0.5 से 500 मल्टीप्लाई हो गया 250 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया है पहले सवाल का कि उस आदमी ने 250 जूल का वर्क करा है उस ट्रॉली पर। आई होप ये सवाल आपको बहुत ईजी लगा होगा कि इसमें क्योंकि उन्होंने एंगल 0 डिग्री नहीं दिया था तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा लगाकर अपना वो एंगल रखकर वर्क निकाल लिया है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बड़े अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर इस सवाल के अंदर। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक मैन की बात हो रही है जिसका मास दिया हुआ है आपको 100 kg, रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है, 9.8 सेकंड में वो किसी जगह पर जाकर पहुंचा है। तो उसकी जो हाइट है स्टेयर्स की वो दी गई है 10 मीटर। बताइए उसने कितनी पावर कंज्यूम करी ऊपर चढ़ने में। यानी हमसे पावर मांगी जा रही है, हमें मास दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस यानी हाइट भी दी हुई है। डेटा बनाते हैं सवाल का। मास लिख दिया 100 kg, टाइम दिया हुआ 9.8 सेकेंड और हाइट जो स्टेयर्स पर चढ़ के पहुंचा है वो है 10 मीटर। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और ये आपसे पावर मांग रहा है। तो बेटे जैसे कि जब वो ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के हिसाब से 0 थी, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ गया, उस हाइट को अचीव कर लिया उसने। तो आइए हम यहाँ पर एज यू नो पावर की डेफिनेशन ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा कर रहा है उस आदमी के, यानी कि वो आदमी जब ग्राउंड पर था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और जब वो अपने टॉप पर पहुंच गया, 10 मीटर की हाइट पर पहुंच गया, तो उसकी पीई में इजाफा हो गया। यानी यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन ये लगेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एज यू नो इसका फॉर्मूला है mgh। तो वर्क को उठा के हमने mgh रख दिया। अब m, g और h की वैल्यूज को पुट कर दिया। g हमने रख दिया 9.8, h रख दिया 10 और टाइम भी 9.8 दिया हुआ है। दोनों 9.8 कैंसिल होगा, 110 से 1000 वॉट्स। तो पावर का यूनिट आ गया है वॉट। तो यूं 1000 वॉट
ये आपका आंसर है। इतनी पावर उन्होंने कंज्यूम करी है ऊपर चढ़ने में। आई होप ये सवाल आपको आसान लगा होगा। इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़े बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की जानिब कि ये सवाल आपको दिया गया है। आइए सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया अपवर्ड, तो वो हाइट एच तक पहुंच गया। हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ एच व्हेन इट हैज लॉस्ट वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। सिचुएशन कुछ ये है मेरे बेटे कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करेगी। जब ग्राउंड से उसको फेंका गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा काइनेटिक एनर्जी में कमी आती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। यहाँ जब अपने टॉप पर पहुंच जाता है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो सवाल कुछ ये है कि बताइए वो हाइट एच कितनी होगी, इन टर्म ऑफ एच ही निकालनी है, जहाँ पर वो अपनी वन थर्ड के ही लॉस कर देगा। तो बात बहुत सिंपल है, जहाँ वो वन थर्ड के ही लॉस करेगा वह वन थर्ड पी भी गेन कर लेगा। तो हमें हाइट बतानी है कि कहाँ पर उसने वन थर्ड के ही लॉस करी। तो डेटा बनाने से सवाल का हाइट हमें दी हुई है एच, और वो जो नई काइनेटिक एनर्जी है जिस पर सवाल चलेगा वो वन थर्ड के ही बनेगी। यानी कि जिस पॉइंट पर हमें ये हाइट निकालनी है वहाँ पर के ई लॉस होकर अपनी वन थर्ड रह जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू का वो किस हाइट पर होगी हमें वो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उसको हमने एट डैश का नाम दे दिया। आइए सवाल को बढ़ाते हैं आगे। तो फिर बेटे जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कंजर्वेशन एनर्जी का सवाल है कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती रहेगी। तो यहाँ पर हमने अगर हम बात करें कि हाइट एच तक पहुँच जाता है टॉप पर, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी एम जी एच बन जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। पहले ग्राउंड पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी टॉप पर एम जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन हमें वो हाइट निकालनी है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूरी एम जी एच में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वो हाइट जाते हुए ग्राउंड से हमें पहले मिलेगी एट डैश। वो हाइट है जहाँ पर वो अपनी वन थर्ड के ई को लॉस करेगा। तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूरी जीरो नहीं हो जाएगी, बल्कि वहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हाइट को हमने एच डैश का नाम दे दिया, और उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी डैश का नाम दे दिया, और हाइट को हमने एच डैश कहकर अब हम डेटा में देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो नई बना रही है वो वन थर्ड है अपनी एक्चुअल के ई का। तो वन थर्ड के ई रख दिया हमने यहाँ पर, और अब हमें क्योंकि एच डैश निकालना है तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से के ई की वैल्यू रख दी एम जी एच, यानी काइनेटिक एनर्जी एम जी एच है अगर टॉप पे चली जाता है तो हमने यहाँ पे के ई को रखा। और अब एच आपको निकालना है डैश, तो एम से एम कैंसिल, जिसे जी कैंसिल, और नया एच आ गया एच अपॉन 3, यानी कि एच डैश आ गया है एच अपॉन 3, यानी कि जहाँ पर वो अपनी वन थर्ड हाइट को कवर करेगा उसी पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड लॉस हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वन थर्ड का इजाफा हो जाएगा। तो आई होप सवाल समझ में आ गया होगा कि जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो वन थर्ड हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड जी ज़ाया हो जाएगी, वन थर्ड लॉस हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़े अगला सवाल आपके सामने आ गया है। आइए सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस सवाल का जो हमने ऊपर भी किया हुआ है कि एक 70 kg मैन है, रन्स अप अ हिल, ऊपर की जानिब दौड़ रहा है, मास दिया हुआ है, फिर हाइट दी हुई 3 मीटर और 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमसे मांग रहे हैं दो पार्ट। पहला पार्ट है कि वर्क डन जो उसने किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे कर रही है, ये ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट होगा। और फिर मांग रहा है एवरेज पावर आउटपुट, कितनी पावर उसने कंज्यूम करी। तो आई डेटा बनाए सवाल का। मास दिया हुआ 70 kg, हाइट दी हुई है 3 मीटर, टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड, और अब आपको वर्क निकालना है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में निकालनी है पावर। तो जैसे हमने पहले सवाल किया था इससे पहले कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी, यानी ग्राउंड पर उसकी पी जीरो होगी, जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा जो वर्क डन उसने करा वो उसकी पी में स्टोर हो जाएगा। तो एम जी एच पे अब डेटा पुट कर देते हैं, एम 70, जी 9.8 और एच को रख दिया 3। तो वर्क डन का आंसर आ गया 2058 जूल, 2058 जूल। इतना वर्क इसने ऊपर जाने में किया है। अब मांग रहे हैं आपसे पावर।
पावर का वही फार्मूला, वर्क अपॉन टाइम। वर्क तो आ चुका है, इसको टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो पावर आ जाएगी 1029 वॉट्स। कितनी पावर इसने कंज्यूम करी है ऊपर चढ़ने में। आई होप ये सवाल आपको वैसे ही लगा होगा, इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नंबर 5 क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपसे कि भाई एक न्यूट्रॉन की बात की जा रही है मेरे बेटे। सवाल में कहा जा रहा है कि एक न्यूट्रॉन है जो डिस्टेंस कवर करेगा 12 मीटर का, और टाइम इंटरवल दिया हुआ है कितने टाइम में। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती तो बताइए काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, जबकि उसका मास आपको दिया हुआ है। यानी इस सवाल में मैं वेलोसिटी नहीं दी हुई, पहले मैं न्यूट्रॉन की स्पीड निकालनी होगी डिस्टेंस और टाइम को यूज़ करके, और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे। आए डेटा बनाते सवाल का। डिस्टेंस दिया हुआ 12 मीटर, टाइम दिया हुआ है 3.6 एक्सपोनेंशियल -4 सेकेंड, और फिर काइनेटिक एनर्जी में निकालनी है। न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है 1.7 एक्सपोनेंशियल -27 kg। ओके, सबसे पहले इसने खुद ही बता दिया है कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फार्मूले में हमें वेलोसिटी नहीं दी हुई, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, और ये वहीं लगता है फार्मूला जहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म रहता है। वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ 12 मीटर, टाइम दिया हुआ है 3.6 एक्सपोनेंशियल -4, तो इनको डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ गई 3.33 एक्सपोनेंशियल 4 मीटर पर सेकेंड। अब जबकि वेलोसिटी आ गई तो लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हाफ mv², हाफ फार्मूले का आ गया m, मास आ गया न्यूट्रॉन का, और वेलोसिटी आपने बनाई है उस पर स्क्वायर आ रहा है। पहले इसको 2 से डिवाइड करा, 3.85 आ गया, एक्सपोनेंशियल ऐसे आया, 3.3 का स्क्वायर खोल दिया, 11.088, पावर मल्टीप्लाई हो गई 8 हो गई, और अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आंसर आ रहा है 9.424 एक्सपोनेंशियल -19 जूल। यहाँ याद रहे बेटे कि एनर्जी का एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत छोटा सा यूनिट है, क्योंकि अब यहाँ वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कि रिलेशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल के बराबर है। आई रिपीट अगेन कि जहाँ एनर्जी जूल में कम आ रही हो वहाँ उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल होते हैं। और अब एक जूल की अगर बात की जाए तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से जूल को हटा देंगे। ये दोनों फार्मूले के स्टेप्स हैं। हम 1 आवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना चाहते हैं तो 1 आवर, यानी इस आंसर को आप डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले के स्टेप्स से हमने जूल को हटा के इसकी वैल्यू रख दी इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब डिवाइड कर देंगे, दोनों एक्सप्रेशन कट जाएंगे, और 5.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गई है न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ ईवी। इस रिलेशन को याद रखिए और सवाल को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर दिया है, और इस पैकेज में मैंने 5 सवाल आपके लिए तैयार किए हैं। नेक्स्ट पैकेज में रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी आपके रह गए हैं वो इंशाल्लाह दे देंगे इस चैप्टर के। और बेटे मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि आप अपना पूरा फोकस बनाए रखिए न्यूमेरिकल्स पर। ये आपका सेक्शन बी होगा एग्ज़ाम का, और जितना बेहतरीन आप कर सकते हैं रेडी इसको कीजिए। पूरा पेपर आपका सेक्शन बी पे डिपेंड कर रहा है कि कितने ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर करते हैं। तो इसका एक ही तरीका है मेरे बेटे कि आप इस सवालात को बार बार दोहराइए, बार बार रिपीट करें। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे, और जितना रिपीट करेंगे उतनी परफेक्शन आपके काम में आती रहेगी। अपना जो आपका मोटिव है, जो आपका जो पर्सनल टारगेट है आगे बढ़ने का, इसको जहन में रखिए, अपने सेल्फ मोटिवेशन लेते रहिए, और इस अनट्रस्टेबल वर्ल्ड के अंदर अपने रास्ते के पत्थर खुद हटाइए मेरे बेटे। एफर्ट कीजिए, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। अभी आप ले लेंगे तो आगे इन फ्यूचर आपके लिए इंशाल्लाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप आप इन मैसेज को याद रखेंगे और इन तमाम सवालों को रेडी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।